शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं आपके बीच आ गया हूं लाइव क्लास लेकर के। कहा गया है मिलते हैं, है ना? मिलते हैं, कल भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं और कंटिन्यू हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आइए हम लोग मिलकर के चलते हैं टारगेट केमिस्ट्री की इस दुनिया में, जहां आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड के सेकेंड पार्ट को। और सॉलिड को आपने देखा था, कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी और कल इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने आपसे बातचीत किया था कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस क्या है, ठोस के क्या गुण है ना? तो बहुत ही उसमें बेहतर तरीके से आपने जवाब भी दिया था। मुझे याद है एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, व्हाट्स द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण क्या हैं? तो उनमें एक क्वेश्चन आपको आया था, खास फीचर के बारे में हमने बात किया था, खास गुण के बारे में, और आपने बी को चॉइस को सेलेक्ट किया था। और जो लोग भी कल बी को चॉइस को सेलेक्ट किए थे वो लोग सही थे। चलिए, बधाई हो कि आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जवाब भी दिया, है ना? सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और भी बढ़ती है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट सैल्यूट एंड वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू जो भी आज क्लास में ज्वाइन किए हैं। अपने दोस्तों को क्या करके और भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, ठीक है ना? ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा से ज्यादा हो और मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊं। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आज हम लोग देखेंगे ठोस का वर्गीकरण, ठीक है ना? आइए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण। कल के क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया उसमें कुछ व्यूअर्स ऐसे थे जिसने कि हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इंग्लिश वर्जन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना? नंबर ऑफ इंग्लिश वर्जन वाले बहुत कम है अभी, ठीक है ना? मैं आपको सेपरेट वीडियो डालूंगा, सेपरेट क्लास आपको दूंगा अगर इंग्लिश वर्जन वाले ज्यादा होंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले, एसएससी बोर्ड वाले। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है बिहार बोर्ड वाले, ठीक है ना, हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश वर्जन में भी आपको डिस्कस करते हैं, हिंदी में भी आपको डिस्कस करते हैं। ओके, तो बी सपोर्टिव एंड गेट इंफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोस का वर्गीकरण। ठोस को, ठीक है ना, कुछ खास गुण होते हैं, ठीक है? कुछ खास गुण का मतलब यह है, ठोस में जो कण होते हैं, जैसे कि हमने कल आपसे बात किया था कि ठोस के जो कण होते हैं ना, या तो वो एटम होंगे, या तो मॉलिक्यूल होंगे, या तो वो आयन होंगे, है ना? मतलब परमाणु होंगे, अणु होंगे, या फिर वो आयन होंगे। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं अवयवी कण, है ना? सबस्टेंसेस व्हिच इज मेड ऑफ समथिंग व्हिच इज रिगार्डेड एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कोई भी पदार्थ जिन चीज के मिलने से बना होता है, जिन कणों के मिलने से बना होता है, उनको एक साथ हम लोग बोलेंगे अवयवी कण, है ना? ये एटम भी हो सकता है, मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कहने का मतलब, या फिर वो आयन हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको अलग अलग बांटेंगे। अभी हम लोग देखें ठोस का वर्गीकरण। तो ठोस को बांटा गया है दो हिस्से में, ठीक है ना? एक को हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस एंड द नेम इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना? यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा एम्स में, अगर पिछले बार एम्स को देखा होगा तो उसमें आया है, जपमर में आया है, ठीक है ना? और सीएमसी क्रिस्टल मेडिकल कॉलेज बेलोर, उसकी क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले आते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इसको समझना है। नाम देखो जरा सा ध्यान से, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या लिखा हुआ है इस पे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, या अंग्रेजी में भी हम बोल सकते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं रवादार, रवादार ठोस, ठीक है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड
या इसी को हम बोलेंगे रवादार ठोस। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकंड में बी, ठीक है, तो इसमें नन लगा दो, ये बन जाएगा नन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, नन क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोल सकते हैं, इसमें और लगा देंगे तो ये बन जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसी का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं रवादार का लिखा हुआ है, इसमें लगा देंगे बेरवादार, मतलब बिना रवा वाला, है ना, बेरवादार ठोस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लास के एंड में हम लोग बात करेंगे कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड, रवादार ठोस को सच्चा ठोस क्यों कहा जाता है। ये टॉपिक जो आएगा हमारा आगे आएगा, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे सबसे पहले ए और बी को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस को जानने से पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टल, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ बैठे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, रवादार ठोस किसे कहते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अभी आम का मौसम आने वाला है, बिल्कुल, ठीक है ना। आम का नाम लेने से बहुत के मुंह में पानी आ रहा होगा, कहीं मुझे तो आ रहा है, ठीक है ना। खट्टा आम की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्का आम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे बोल रहे उसमें बहुत सारी क्वालिटी आते हैं, जैसे मुंबई बम्बई आम, ये आम वो आम। एक आम होता है ना, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जहां मालूम आपको वो खट्टा लगता है, पकने के बाद एकदम लगेगा सिंदूर की तरह लाल, लेकिन खाओगे तो बहुत खट्टा लगेगा। तो लोग उसको क्या बोलते हैं मालूम, खट्टा हुआ आम, ये खट्टा हुआ आम। तो अगर कोई बोल दे आपसे खट्टा हुआ आम किसे कहते हैं, तो क्या जवाब होगा आपका होगा, ए मैंगो व्हिच गिव्स यू sour taste, okay, no pleasant sour taste is called खट्टा हुआ आम। जस्ट लाइक हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे डियर, ठीक है ना, बिल्कुल देखो जी लेकर के क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस अपन किसको बोलेंगे, वैसा ठोस जो क्रिस्टल का बना होता है। किससे का बना होता है, क्रिस्टल का बना होता है भैया, वैसा ठोस जो क्रिस्टल का बना होता है। ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे ठोस जो क्रिस्टल के बने होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। यहां बोल सकते हैं वैसे ठोस जो रवा के बने होते हैं उसे रवादार ठोस कहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि रवा से बनने वाले ठोस को हम लोग रवादार ठोस कहते हैं, लेकिन आखिर एक क्वेश्चन फिर वहां पे आपको आ रहा है, रवा किसे कहते हैं, व्हाट अबाउट क्रिस्टल, ओके। तो इसको समझने से पहले हम लोग आएंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे रवा के बारे में, ओके। तो रवा को हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्रिस्टल, दिस इज द टॉपिक क्रिस्टल, एंड इट इज सेड इन हिंदी रवा, रवा, ठीक है। तो रवा हम लोग किसको बोलेंगे, ए सबस्टांस इज सेड टू बी क्रिस्टल व्हेन its constituent particles are regularly arranged in three-dimensionally pattern or three-dimensionally order or three-dimensionally way। हिंदी में बोले हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, वैसे पदार्थ रवा कहलाते हैं, वैसे पदार्थ रवा कहलाते हैं जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं। कैसे सजे होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, नियमित रूप से सजे होते हैं। लिखेंगे इसके लिए, ठीक ना, ए सबस्टांस इज said to be crystal when their particles are regularly arranged in 3D pattern or three-dimensionally. A substance is said to be crystal when their particles are regularly arranged in 3D space. 3D space. Okay? देख लिया आपने? चलो ऊपर का मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा।
ठीक है, मैं इसे बता रहा हूं, फिर इसको मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा। हाँ भाई, तो इसको हिंदी में मैं लिख रहा हूं, शिकायत मत करना, हिंदी नहीं बता रहा, शिकायत मत करना, अंग्रेजी नहीं बता रहा, दोनों बता रहा हूं, बिल्कुल आप बने रहें, ठीक है ना। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, दिस इज द पावर ऑफ टारगेट। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। अभी हम आपको बिल्कुल रवादार स्टाइल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो देखो पहले रवा को क्रिस्टल, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे वैसे पदार्थ रवा कहलाते हैं, वैसे पदार्थ रवा कहलाते हैं जिनके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर एटम, मोलिक्यूल और आयन, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं किसके लिए, परमाणु की बात कर रहा हूं। परमाणु नहीं होगा तो क्या होगा, अणु होगा। भाई थोड़ा बताओ तो सही, अणु नहीं होगा तो क्या होगा, आयन हो सकते हैं, है ना, तो बोलना पड़ेगा। वैसे पदार्थ रवा कहलाते हैं जिनके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन त्रिविमीय क्षेत्र में, त्रिविमीय क्षेत्र में, इसी को हम लोग बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस, त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं। ओके, जो लेट से ज्वाइन किए हैं, गुड इवनिंग मेरी तरफ से सारे लोगों को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, बढ़िया है आप लोग, दिख रहा है आपको बढ़िया, कमेंट करके हमको जरूर बताना आपको बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो अब हम लोग बात करें रवा की। रवा का मतलब क्या हुआ, वैसे पदार्थ, ठीक है ना, रवा कहलाते हैं जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं। फिर अभी यहाँ पे सवाल आ जाता है, ठीक है ना, व्हाट अबाउट त्रिविमीय, ओके इधर इधर, व्हाट अबाउट त्रिविमीय क्षेत्र, मीन्स 3D की बात कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या हुआ, तो जरा इसको देख लो। कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो या तो परमाणु से बने होते हैं, अणु से बने होते हैं या आयन से बने होते हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, बाय द हेल्प ऑफ ओके माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जो बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो बहुत विकसित हैं, उनकी मदद से जब हम इनको देखेंगे, इनके कणों की सजावट को देखेंगे, तो मुझे या हमें पता चलता है कि इनकी जो सजावट होती है 2 तरीके से होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग 3D बोलते हैं, 3D स्पेस। तो इनकी देखो कैसे सजे होते हैं, इनके जो कण होंगे, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो कणों की जो सजावट होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स अक्ष के परितः, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई अक्ष की परितः, एंड अलोंग द जेड एक्सिस, जेड अक्ष के परितः। इस प्रकार ये सजे होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फिगर इज शोइंग अबाउट 3D स्पेस। 3D स्पेस तो समझ में आ गया होगा, 3 मीन्स 3, D मीन्स डायमेंशन, एंड स्पेस मीन्स क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार अगर ये नियमित सजे होंगे तो ऐसे कोई भी पदार्थ होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रवा बोलेंगे। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, जैसे वाटर की बात करूं तो वाटर इज लिक्विड, ओके, एंड देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड रेगुलरली इन 3D पैटर्न, सो वाटर कांट बी सेड टू बी ओके व्हाट, क्रिस्टल। जल को हम रवा नहीं कह सकते क्योंकि जल के जो अणु होते हैं वो नियमित रूप से त्रिविमीय क्षेत्र में सजे नहीं होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन ठीक ना, जल का ही दूसरा रूप, अनदर फॉर्म ऑफ वाटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। नहीं, आइस बोलने से बहुत के मुंह में पानी आ रहा होगा, गर्मी का मौसम भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी है, ठीक ना, मन में आ रहा होगा आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आइस की बात कर रहा हूं। मीन्स की व्हेन वाटर गोज टू
0 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू ओके सॉलिड। जब जल ठोस में बदलता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं आइस। ठीक है ना, मैं बर्फ की बात कर रहा हूं। तो बर्फ आपका क्या बन जाएगा, बर्फ आपको आ जाएगा रवादार ठोस में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो इधर एक्स वाई जेड, या आप इधर से बोल सकते हो जेड वाई एक्स, या इधर से बोल सकते हो वाई एक्स जेड, कैसे भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 3 अक्ष की बात करनी है। इन अक्ष के परितः अलोंग ये जो कण होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से नियमित रूप से सजे होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया, क्रिस्टल समझ में आ गया। अगर मैं पूछ दूं आपको व्हाट अबाउट क्रिस्टल, तो जवाब दे दोगे ना। और अगर आपने जवाब दे दिया क्रिस्टल के बारे में तो पक्का जान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आपने पहले ही जान लिया है ना। तो अब हम लोग सीधे से चलते हैं, कहां, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। ओके, हटा रहा हूं इसको। तो हम लोग आ रहे हैं ए में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अभी अभी आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हम लोगों ने पढ़ा। अभी ठोस को वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है 2 भाग में। एक को बोलते हैं हम लोग रवादार ठोस, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेरवादार ठोस। ठीक है ना, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग बात कर रहे हैं अब क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में सीओ बोलते हैं हम लोग, अभी भी देखे थे। या तो तुम बोल दो भाई इसको क्या क्रिस्टलीय ठोस बोल दे, या फिर बोल इसको रवादार ठोस। ठीक है, रवादार ठोस। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड अब स्पष्ट है। वैसे ठोस जो रवा के बने होते हैं, वैसे ठोस जो रवा के बने होते हैं, या ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, लिखेंगे ए सॉलिड which is consists of crystal is called crystalline solid। हिंदी में वैसे ठोस जो रवा के बने होते हैं उसे रवादार ठोस कहते हैं। ठीक ना, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल, लेकिन इसके एग्जाम्पल को हमको रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कोई एग्जाम्पल लेकर के हम उसको आपको रटा देंगे, या आप रट लो, लंबे समय तक ये टिकना नहीं है। रटी हुई चीज लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो हम उसको क्या करें, हम उसको जानेंगे, हम उसको पहचानेंगे, उससे हम लोग दोस्ती करेंगे, मैक फ्रेंडशिप। ओके, जब आप दोस्ती कर लेते हो तो बड़े लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज रहता है कि नहीं है। दोस्ती करते हो नहीं करते हो, दैट्स ग्रेट। तो 2-4 दोस्तों का नाम बता दो, फटाफट बोल दोगे। ओके, इसका मतलब क्या है, वो आपसे बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। वैसे ही हमको इसको भी देखना है, केमिस्ट्री के हर एक पहलू को, हर एक टॉपिक को हमको वैसे ही देखना है जैसे हमारी दोस्ती किसी से होती है। रटते नहीं हम लोग, किसी दोस्ती में हम लोग क्या करते हैं, नो कंडीशन। जहां कंडीशन है वहां दोस्ती नहीं है। तो यहां भी कोई कंडीशन नहीं है, हमारे साथ भी आपका कोई कंडीशन नहीं है। बेबाक जबरदस्त है ना, एकदम एक एक चीज को समझना है। क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस हम लोग देख चुके हैं। वैसे ठोस रवा के बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रवादार ठोस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे जाने से पहले, ठीक है ना, इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, कैसे हम समझेंगे कि आखिर ये रवादार ठोस है। तो कुछ प्रॉपर्टी होगा, चलो मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे आएंगे, ठीक है ना, इसके बाद सीधे सीधे हम लोग आएंगे इसके प्रॉपर्टी पे। लिख लिए हैं या देख चुके हैं आप? चलो भाई स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत कम एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप समझ जाओगे
तो खुद आप सेलेक्ट कर लोगे अमॉन्ग ऑल ऑफ यू सराउंडिंग, हमारे आसपास के जो वातावरण है, हमारे आसपास में जो कुछ भी है उसमें से कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है, कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन नहीं है, ये आप खुद बताओगे। ठीक ना। चलो मैं उनमें से कुछ को यहाँ पे पहले रखता हूं। जैसे सिंपल खाने वाला नमक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट। ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं कॉमन साल्ट। ठीक है भाई। या इसी का दूसरा नाम है रॉक साल्ट। ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, साधारण नमक या साधारण लवण, लवण भी बोलते हैं ना। ओके। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से हम लोग बात करें, अब नमकीन हो गया तो थोड़ा मीठा हो जाए। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं शुगर, हिंदी में बोलते हैं हम लोग चीनी। ठीक है ना। मेटल, धातु। मरकरी को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मरकरी जो है आपको लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। धातु आ जाएंगे बहुत सारे, तो ये आपने देख लिया एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं आखिर आप पकड़ोगे कैसे, कैसे पता चलेगा, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, व्हिच वन इज क्रिस्टलाइन, व्हिच इज नॉट क्रिस्टलाइन। जैसे कि आप जियोलॉजी में पढ़ते हो डिफरेंस बिटवीन, ओके, क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक ना। तो कैसे कर लेते हो भाई, कैसे करते हो बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। लिविंग जो होते हैं वो सबसे बड़ा, उसका सबसे बड़ा जो फीचर है, सबसे बड़ा गुण वो क्या है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस, प्रजनन, अपने जैसे बच्चों को वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग में ये चीज नहीं होता है। उसी तरह से हम बात करें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है ना। एक सही सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक दूसरा होता है सही सेल नहीं बोलते हैं उसको, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आप देखते हैं कि इसको सच्चा बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक उसको नहीं बोलते। एक बहुत प्रिमिटिव है, एक क्या है, बहुत लेटेस्ट है। ठीक उसी तरह से हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम लोग चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनके प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जियोमेट्री। हिंदी में इसको बोलेंगे ज्यामितीय, या हम और भी बोल सकते हैं इसको शेप, मतलब आकृति या आकार भी बोल सकते हो, दो में आ जा। ठीक ना। नेचर, प्रकृति, तीसरे नंबर पे आ जाओ। ठीक है ना। एमपी, समझ रहे हो, यूपी एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, कहां के एमपी की बात कर रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गलनांक या द्रवनांक। चार में आ जा। हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे को बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। गलन उष्मा, जैसे कि वहां पर जो लेटेंट हीट, उसी तरह से इसमें भी आपको बस वैसा ही है। ठीक है ना। क्लीवेज, इसको हम बोलते हैं विदलन। 6 में आ जा। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। ऑर्डर पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, कणों की क्रम, है ना। कण किस क्रम में सजे होते हैं, कण किस प्रकार से होते हैं, कणों के क्रम। और अंतिम में बात कर रहा हूं, यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक ना। ठीक ना। आपने ज्योमेट्री लिख लिया, नेचर लिख लिया, एमपी लिख लिया, हेट ऑफ फ्यूजन लिख लिया, क्लीवेज लिख लिया, ऑर्डर ऑफ पार्टिकल लिख लिया। ठीक है। अब एक देख लो, आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपिक नेचर।
समदैशिक एवं विषम दैशिक गुण। ठीक है, ध्यान से देख ले, इनमें से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री, नेचर, एमपी, हीट ऑफ फ्यूजन, क्लीवेज, ऑर्डर ऑफ पार्टिकल, आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपिक नेचर। एक बार हम लोग ऊपर से नीचे तक डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि दोनों जो ठोस बताए हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक रवादार ठोस और दूसरा जो आपने देखा है बेरवादार ठोस, है ना, किस प्रकार से ये फॉलो करते हैं, किधर ये फॉलो करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर में ज्योमेट्री। ठीक है ना, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपने इससे पहले भी देखा था, बात किया था मैंने आपको। ठीक है, ज्योमेट्री में मैंने देखा था क्या आकृति कैसी होती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, अभी हम लोग देख रहे हैं रवादार ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो बिल्कुल 3D स्पेस में रेगुलरली सजी होती है। इसलिए सीधा से हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो होते हैं ज्यामितीय होते हैं, मतलब ये ज्योमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग लिखेंगे, इसको समझेंगे। ज्यामितीय, इट इज क्रिस्टलाइन, यह रवादार होती है। मतलब इसका क्या हुआ, पार्टिकल्स आर रेगुलरली arranged in 3D space कणों की सजावट त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित होती है। कैसे होती है, नियमित होती है। ठीक ना, अभी मैंने आपको फिगर इसका दिखाया भी था। ये एक्स एक्सिस हुआ, इसकी बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस देख रहे हैं आप, ये वाई एक्सिस देख रहे हो और ये जेड एक्सिस देख रहे हो। कण जो सजे होंगे एक्स अक्ष के परितः, वाई अक्ष के परितः और जेड अक्ष के परितः रेगुलरली रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा यहां से यहां तक आएगा छूट जाएगा फिर गैप आएगा, ऐसा नहीं रहेगा, रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, देखिए आपने इसको। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे 2 नंबर में। दो नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, 2 नंबर में आपने लिखा था एमपी, शायद एमपी था, मेल्टिंग पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है, वो खास बात नहीं है, टॉपिक आपको समझना है। एमपी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पहले भी आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट, इट्स ऑल्सो सेड इन हिंदी गलनांक और द्रवनांक। ठीक है ना, गलनांक या द्रवनांक। तो गलनांक या द्रवनांक से भाई आप क्या समझते हैं, बताएंगे आप में से कोई? चलो जल्दी बता दो, मैं थोड़ा सोचता हूं कितने लोग आप बता पाते हो। गलनांक या द्रवनांक से क्या समझते हैं, जल्दी बताओ। चलो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है,
गलनांक या द्रव्यनांक पे हम लोग बात करें गलनांक या द्रव्यनांक, यहाँ पे दो चीज है। गलनांक मतलब गल जा, तो कौन गलेगा? द्रव गलता है क्या? कौन गलता है? सॉलिड, ठोस गलता है ना? बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत से लोग गाली देते हैं ना, बड़ी गंदी गाली देते हैं, जाओ गल जाओ। तो कैसे गलेगा भाई? आइस तो है नहीं कि मेल्ट कर जाएगा। तो चल ठीक है। गलनांक या इसे बोलते हैं द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ये आपको टेम्परेचर को बतलाता है ना? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना? जिस ताप पे कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू करता है, द्रव में परिवर्तित होना शुरू करता है, उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग अभी देख रहे हैं किसके लिए? हम लोग देख रहे हैं अभी रवादार ठोस के लिए। तो रवादार ठोस का जो गलनांक होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना से जानना है आपको। शार्प का मतलब क्या हुआ? निश्चित हुआ। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड, जैसे हम टॉकिंग अबाउट ओके टेबल सॉल्ट, खाने वाला नमक की बात कर रहा हूं। तो ये खाने वाला जो नमक है ना, ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी आपको एग्जांपल में मैंने बताया था रवादार ठोस है। कैसे हम समझे? इसका ताप जो है ना, गलने का ताप निश्चित होता है। तो इसका ताप कितना होता है? 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस। जब ये 801 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है ना, जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी दोगे तो ये इसका ताप बढ़ जाएगा, और तब ये क्या होगा? धीरे 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 जो ना गलने की ओर बढ़ना शुरू करेगा। तो कब ये गलेगा? जब 801 डिग्री सेल्सियस इसको पहुंचेगा, तब जाकर के क्या होगा? इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, तब ये गलना शुरू कर देता है। लेकिन 801 से अगर कम हो गया, 800 हो गया ना, तो ये नहीं गलेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें हम पॉइंट इसमें लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां बोलेंगे इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? क्या मजा आ रहा है? इतनी सवेरे सवेरे नींद आ रही है? जरा इधर देख ध्यान से। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलनांक, इसका गलनांक क्या होता है भाई? तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो समझना निश्चित होता है। ओके, इसमें बात करो NaCl, ठीक है ना? इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्या है भाई? 801 डिग्री सेल्सियस। देख लिया आपने? चलो अब 3 नंबर में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? नेचर। नेचर मीन्स क्या हुआ? प्रकृति, ठीक है? गुणों के कारण, या गुण भी हम इसको बोलते हैं। रवादार ठोस जो होते हैं ना, रवादार ठोस, इसकी अगर बात करें तो इसे अगर हम लोग दबाएंगे ना, तो ये दबेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरवादार की अगर बात करें वो भी नहीं दबेगी, लेकिन उसकी तुलना में अगर ये बात करें तो ये बिल्कुल दबता नहीं है। ठीक है ना? इट इज इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल ये कंप्रेस नहीं होता, ये दबता नहीं है। ठीक है? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। तो लिखेंगे इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इसे सच्चा ठोस कहते हैं, सच्चा ठोस कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले, एसएससी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, यहां से क्वेश्चन पूछा गया अंदर से उठा करके, व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। रवादार ठोस को सच्चा ठोस क्यों कहा जाता है? कोई सच्ची बात बोल रहा हूं ना, ठीक ना? अब सोचो जरा से क्यों कहा जाता है, इसका क्या जवाब आएगा? ठीक ना? रवादार ठोस को सच्चा ठोस क्यों कहा जाता है? सिंपल से इसका जवाब आपको देना है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, सो इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। हिंदी में बात करें, ठीक ना, तो बोलना पड़ेगा रवादार ठोस को सच्चा ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में, मतलब एक्स वाई जेड अक्ष के परितः नियमित रूप से सजे होते हैं। ओके, चलो ये 3 नंबर हमने समझ लिया, देख लिया, ठीक है? अब हम लोग आएंगे 4 नंबर पे।
4 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चारों की पांचों, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। इसमें हमने देखा था, एक आया था, लिखा था हमने क्लीवेज, कटिंग पैटर्न, इसी को हम लिख सकते हैं कटिंग पैटर्न। कटिंग पैटर्न हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विदलन। विदलन से क्या समझते हैं? When any crystalline solid is cut, okay, then after just cutting, its surface is smooth and sharp. जब किसी रवादार ठोस को किसी तेज हथियार से हम लोग काटते हैं, ठीक है ना, जैसे छुरी, तेज छुरी हो तो उसको काटेंगे, तो काटने के बाद दो हिस्सा प्राप्त होगा। उसका जो हिस्सा होगा वो सामने वाला जो दिखेगा बिल्कुल वो समतल होगा, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ नहीं होगा, बिल्कुल समझ लो कि फ्रिक्शन लेस होगा, फ्रिक्शन नो के बराबर होगा, स्मूथ होगी, चिकना सतह होगा। हम लिखेंगे when crystalline solid is clipped, it provides स्मूथ सरफेस। जब रवादार ठोस को काटा जाता है तो चिकनी समतल सतह प्राप्त होती है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं लाइव टारगेट क्लास, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी सॉलिड का क्लासिफिकेशन। सॉलिड के क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, रवादार ठोस में हम लोग देख रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी और भी हम डिस्कस आपसे करेंगे, जहां भी आपको परेशानी लगे तो हमें बताइए। तो देख लिया आपने क्लीवेज। अब पूछेगा कोई विदलन से क्या समझते हैं, बिहार बोर्ड वाले आपसे पूछा जाएगा विदलन से क्या समझते हैं, ठीक ना। सीबीएसई बोर्ड वाले, एसएससी बोर्ड वाले, व्हाट अबाउट क्लीवेज इन द सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रवादार ठोस के विदलन से क्या समझते हैं? तो क्या जवाब दोगे आप? जब रवादार ठोस को, ठीक है ना, तेज धारदार हथियार से काटी जाती है तो उनके जो सतह प्राप्त होते हैं बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है, बिल्कुल समतल होता है, ठीक है ना। बस आगे हम लोग बात करें 5 नंबर पे, नेक्स्ट वाले पे हम लोग बात करते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, गलन उष्मा। हाँ भाई, ये 5-6 के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है ना। आगे पीछे हो सकता है, वो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि चौथे नंबर पे कि 5वें नंबर में आपको जो है ना सर ने पढ़ाया था, ठीक है। तो देखते जाइए आप हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन से हम लोग क्या समझते हैं? फ्यूजन का मतलब होता है गलना, ठीक है ना। तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? The amount of heat which is required to convert 1 mole solid substance into liquid is called heat of fusion. 1 मोल ठोस पदार्थ को द्रव्य में बदलने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग गलन उष्मा कहते हैं। और ये जो हीट ऑफ फ्यूजन रवादार ठोस के लिए होता है वो निश्चित होती है, जबकि हम लोग अगर बात करें इसके हट करके रवादार ठोस के लिए, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, अमोर्फस सॉलिड के लिए, द्रवादार ठोस के लिए, तो वहां पे ये निश्चित नहीं होता है। वो हम लोग देखेंगे डिफरेंस में, तो लिखेंगे इट हैज डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका गलन उष्मा क्या होता है? निश्चित होता है।
कोई अगर जानना चाहे, लिखना चाहे, समझना चाहे, फिर दोबारा से तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 mole solid into liquid is called heat of fusion। या इसी को हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक ना। हिंदी में इसको लिख रहा हूं, चलो ऊपर यहां लिख देता हूं हिंदी में, ठीक ना। देख लो इसको जल्दी में। एक मोल ठोस पदार्थ को, एक मोल ठोस पदार्थ को गलाने में, गलाने से मतलब ना मेल्टिंग, मेल्ट करने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलन उष्मा कहते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर आपका आएगा, वैसे तभी ये चैप्टर चलेगा लंबा, ठीक है ना। ये इस चैप्टर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे मोल के बारे में, ठीक है ना। या मोल आ रहा है, मोल पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं, बहुत बार पूछा जाता है। मोल, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे कुछ आपको देखना भी बाकी है, ठीक है ना। तो चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक ना। फिर से मैं बात करूं आपसे, हेलो बताइए, ठीक ना। हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया? हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ बाबू? गलन उष्मा, गलन उष्मा, गलाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं गलन उष्मा। कितना सिंपल है भाई, ठीक ना। तो थोड़ा सा उसमें स्टाइल कर दो ना, थोड़ा सा उसमें थोड़ा उसको ट्विस्ट कर दो, मजा नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा स्टाइल दे दे, ठीक ना। फिर देख क्या बन जाता है, एक मोल ठोस पदार्थ को गलाने में, मेल्ट करने में जितनी उष्मा की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को लोग बोलते हैं, ठीक ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, तो रवादार ठोस के लिए अगर बात करें, ठीक है, रवादार ठोस के लिए अगर बात करें तो उसके लिए जो होता है निश्चित होता है ना, वेरिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे नंबर आएगा हमारा, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कणों के क्रम, कणों के क्रम किस ऑर्डर में होते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल एक ऑर्डर होता है, ठीक ना। इधर उधर हम लोग नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही ऑर्डर में बैठते हैं ताकि परोसने वाले को भी बढ़िया रहे, खाने वाले को भी मजा आए, है ना। वैसे ही हम लोग बात करें, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रवादार ठोस की। तो रवादार ठोस में जो कणों की ऑर्डर होती है ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लिखेंगे हम लोग, समझे इसको हम बढ़िया से। पार्टिकल्स आर arranged in, particles are arranged in long range order, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं द्विपरासी क्रम। कणों की सजावट, कणों की सजावट द्विपरासी क्रम में होते हैं। कौन क्रम में होते हैं बाबू? द्विपरासी क्रम में होते हैं। कणों की जो सजावट होती है वो द्विपरासी क्रम में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा देख लो इधर, अभी इससे पहले देखा था हमने क्या, ये x हो गया बाबू, ये y हो गया और ये z हो गया। कणों की जो सजावट होगी
इस पॉइंट से ये ओरिजिन हो गया, और कणों की सजावट जो होगी यहां से शुरू होकर के ओरिजिन टू एंड, शुरू उत्पत्ति जहां से होती है यहां से शुरू होकर के एक्स का जो देख रहे हैं आप यहां समाप्त होती है एक्सिस, यहां तक लगातार सजी हुई रहेगी, बिल्कुल सजी हुई रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में गैप रहेगा, हटा हटा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो भी होगा बिल्कुल रेगुलर होगा, है ना। फिर यहां से आएगा तो रेगुलर आएगा, फिर यहां से आएगा तो रेगुलर आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ परासी क्रम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको यहां पर आ रहा है, ठीक ना, कि रवादार ठोस जो होते हैं, रवादार ठोस, इनमें कणों की सजावट किस प्रकार होती है, ठीक है। आप तो जान ही चुके हो, अभी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होती है। चलो देख लिया। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव को करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यहां तक में जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। चलो लास्ट इसमें जो है प्रॉपर्टी वो है आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक नेचर, समदेशिक एंड विषमदेशिक गुण, ठीक है ना। तो समदेशिक और विषमदेशिक गुण को हम लोग समझते हैं, लिखेंगे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, in crystalline solid physical properties are anisotropic nature। रवादार ठोस विषमदेशिक गुण वाले होते हैं, विषमदेशिक गुण वाले होते हैं या प्रकृति के होते हैं। फिजिकल का मतलब यहां पे है, ठीक है ना, भौतिक गुण, फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, भौतिकी, फिजिक्स से रिलेटेड। जैसे हम लोग बात करें थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे बॉटनी में आपने पढ़ा होगा जैलम थ्रोएम के बारे में, ठीक है ना, जो कि पौधों को क्या करती है, ठीक है ना, बिल्कुल कंडक्टिंग टिश्यू है। एक फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है और जैलम से, ठीक है ना, वाटर मिनरल का होता है। तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पौधों को सपोर्ट करती है। उसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रवादार ठोस जो होते हैं विषमदेशिक गुण वाले होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय विषमदेशिक गुण, व्हाट अबाउट, ओके, अनआइसोट्रोपिक नेचर। विषमदेशिक गुण का मतलब क्या हुआ, ठीक है, भिन्न दिशा में, ठीक है, भिन्न दिशा में, अलग अलग दिशा में, इसका मतलब यह हुआ अलग अलग दिशा। विषमदेशिक भौतिक गुण जो होते हैं ना वो, ठीक है, क्या होते हैं, उनके भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके अगेंस्ट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, जो कि हम लोग इसके बाद देखेंगे, तो उनमें जो होते हैं भौतिक गुण वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, तो ये था आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, एग्जांपल में थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हिंदी में इसको बोलेंगे उष्मीय चालकता, यानी उष्मा का जो संचरण होगा, कंडक्शन ऑफ हीट जो होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा है रेडिएशन, कंडक्शन, है ना, वो पढ़े आप। तो ये उष्मा का जो चालन होगा वो सभी दिशा में एक जैसा नहीं होगा, उष्मीय चालकता एक जैसा नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी किसमें पाया जाएगा, ये रवादार ठोस में पाया जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको दें, ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को समझेंगे, ठीक है ना, मजबूती से, ठीक है ना, मैकेनिकल यांत्रिकी, यांत्रिकी बल बोलेंगे इसको हिंदी में, यांत्रिकी बल। तो ये था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी। अभी हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, इसको देखते हुए अभी हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे तुरंत।
अभी भी आपने देखा ये 7 प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है, ठीक है, इनमें से जो प्रॉपर्टी को बिल्कुल कोई भी 1-2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको हम लोग रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत, और जो इनको फॉलो नहीं करता उनको हम बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो बी में हम लोग जल्दी लिखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत आसान है, क्रिस्टलाइन आपका हो गया तो नॉन क्रिस्टलाइन में कोई जान नहीं बचता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हिंदी में इसको भी तुरंत बताया था पहले, नन मीन्स ओ लगा दो, जैसे लिविंग नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव, उसी तरह से क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलीय ठोस, ठीक ना। इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम बोलते हैं बेरावादार, हिंदी में बोलेंगे बेरावादार ठोस। और नाम है इसके बहुत से, एमॉर्फस भी बोलते हैं इसको, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। नो मॉर्फोलॉजी इज कंफर्म, है ना। बॉटनी में आप पढ़ा है मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसका मॉर्फोलॉजी कंफर्म नहीं होता है, एमॉर्फस बोलते हैं इसको, बस हिंदी यही आएगा इसका भी, बेरावादार ठोस, ठीक है ना। इनमें कुछ लिक्विड जैसे गुण भी होते हैं जो कि स्पेशली हम लोग इस पे फोकस करेंगे, जैसे ग्लास के लिए, ठीक है ना। इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव, ये थे, ठीक है ना। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग को समझना है क्या, बस नाम से स्पष्ट है, ए सॉलिड व्हिच इज नॉट मेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल, वैसे ठोस जो रवा के बने नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरावादार ठोस कहते हैं। तो जल्दी में हम लोग इसको देख लेते हैं, ए सॉलिड व्हिच इज नॉट कंसिस्ट ऑफ crystals is called non-crystalline solid। वैसे ठोस जो रवा के बने नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेरावादार ठोस बोलते हैं। हिंदी में क्या लिख रहा हूं, वैसे ठोस जो रवा के बने नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं भाई, बेरावादार ठोस कहलाते हैं। क्या आप लोग तक तो नहीं गए हो, ठीक है ना। देखो जरा, चलो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कुछ सॉलिड इज नॉन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, अजीब नाम है, उधर बोलते हैं सॉलिड इधर बोल रहे हैं लिक्विड, कुछ तो बात है इसमें, है ना। कौन से ऐसे ठोस है जिसे अति शीतलित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल भाई जवाब आएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब एमॉर्फस सॉलिड, बेरावादार ठोस, ओके। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे, प्रॉपर्टी बहुत आसान है इसका, जो भी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताया है उसका अपोजिट कर देना है कि नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग याद रखते हैं, नेक्स्ट कल हम जब मिलेंगे आपसे कल के सेशन में तो हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है इसमें डिफरेंस हम लोग देखेंगे, पहले डिफरेंस को देख करके फिर हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे, ओके। एक बात ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को इससे जुड़ने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग रहेंगे तो मुझे भी बहुत मजा आएगा, आपके कमेंट हमारे पास आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है ना, और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, टारगेट केमिस्ट्री सहरसा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े, ओके। थैंक यू।